हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, लेकिन आज है संडे यानी कि रविवार, और रविवार के दिन मैं बाकी जो एक हफ्ते का जो भी करंट अफेयर होता है उसको मैं यहाँ पे रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। ओके, तो आज देखते हैं आपको क्या सीखने को मिलता है। आज सीखना कम, रिवीजन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे 14 से लेके मैं 20 अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट खबर है उसका रिवीजन कराऊंगा। यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। तो मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाथियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में आवश्यक उपायों की प्रेरणा के लिए हर साल विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 12 अगस्त। ठीक है, इसका सही जवाब है 12 अगस्त। हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। तो 12 अगस्त के दिन ही हर साल इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है भारत और अंगोला। भारत और अंगोला कंट्री के बीच ये परामर्श कार्यालय शुरू किया गया। अब आप कहेंगे अंगोला सर जी कहाँ पड़ता है? तो अंगोला भैया यहाँ पड़ता है, दिखा देते हैं। ये अपना पूरा विश्व है, ये सुंदर भारत है। और साउथ में आ जाएंगे तो हिंद महासागर दिखेगा, और ये दिखेगा आपको कौन सा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इधर आएंगे ना तो इधर अंगोला है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए अंगोला, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। इस बात को ध्यान रखेंगे, अंगोला की राजधानी है लुआंडा, एक अफ्रीकन कंट्री है। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक कैंसर के मामले सामने आए हैं? ठीक है, सर्वाधिक कैंसर के मामले सामने आए हैं। और अभी मैंने आपको कल के करंट अफेयर में बताया था कि भैया कैंसर की एक नई दवा खोजा है साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने। उसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप, मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक कैंसर के मामले देखे गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक कैंसर के मामले देखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैंसर अगर आपसे पूछता है, एक लाइन में सीधे पूछता है कि कैंसर मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कैंसर जब होता है ना तो उसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है। नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है, जिससे कि ट्यूमर बन जाता है और ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया? भैया बताइए किस राज्य सरकार द्वारा? तो इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलें तो ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। चलिए मेघालय के लोकेशन देख लीजिए, अपना सुंदर भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट का कंट्री है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 7 राज्य इधर हैं। ठीक है, 7 राज्य इधर हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मेघालय की लोकेशन यहाँ पे देखना है आपको, तो मेघालय यहाँ पे पड़ता है आपका असम, और ये बांग्लादेश है, इसके बीच में यहाँ दिखेगा आपको मेघालय। ठीक है, आगे चले। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया? भैया ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, कह सकते हैं कि हर बार आप देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे लोग एक दूसरे से बात कम करते हैं, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी बैठे रहेंगे मोबाइल पिन पिन पिन, मोबाइल पिन पिन पिन, एक दूसरे की बात भी नहीं सुनते। उनकी समस्या क्या है नहीं, ये सब नहीं सुनते हैं। उनका जो है ना सोशल यानी कि सामाजिक रुझान जो है वो कम होने लगा है। उनका जो नज़रिया है ना लोगों का, बच्चों का, क्लासरूम में टीचर का, सबका नज़रिया बदलने लगा है। अभी देखेंगे तो ऐसा किस राज्य सरकार ने किया? दिल्ली राज्य सरकार ने क्या किया है, क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही इमरजेंसी है, अगर किसी टीचर को या बच्चे को, तो एक इमरजेंसी हम लैंडलाइन या फिर मोबाइल फ़ोन अवेलेबल कराएंगे। अगर इमरजेंसी कॉल है तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन फालतू में फ़ोन नहीं चलाना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आगे चले तो स्विट्जरलैंड की फर्म IQAIR के आंकड़ों के मुताबिक किस देश की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर आ गई है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और आपको पता है कि जकार्ता अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि जकार्ता 2050 तक ये डूब जाएगा, इसका आधा हिस्सा जकार्ता का डूब जाएगा। तो इंडोनेशिया कहाँ राजधानी बनाएगा? तो इंडोनेशिया अपने नए आइलैंड पे, जो बोर्नियो इसका आइलैंड है, वहाँ पे ये अपनी राजधानी बनाएगा। जकार्ता यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आगे चले तो ठीक है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न।
पिछले साल जामनगर में, यानी गुजरात की बात हो रही है, पिछले साल जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास के बाद अब भारत में पहले वैश्विक यानी कि विश्व लेवल पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस राज्य की बात हो रही है, उसके किस शहर की बात हो रही है? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में पिछले साल ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, खोला गया था। अब वही ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, एक वैश्विक सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। तो मैं इसकी लोकेशन दिखाना चाहूँगा आपको गुजरात का। ये है गुजरात, यहाँ पे दिखेगा आपको, ये अरब सागर से बाउंड्री लगाता है और गुजरात की राजधानी जो है वो है गांधीनगर, ठीक है। आगे चलें, कुछ और यहाँ पे जो सम्मेलन है उनको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन और पूछे 2023 में कहाँ हुआ, तो भी गांधीनगर गुजरात में हुआ। और आपसे पूछता है 5वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट सम्मेलन कहाँ हुआ, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि अभी हाल ही में भारत और किस संगठन के बीच एक ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित समझौता हुआ है, तो भारत और आसियान के बीच ये समझौता हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नाटो शिखर सम्मेलन का 2023 में शीर्ष मीटिंग कहाँ हुई है, शीर्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये विनियस लिथुआनिया की राजधानी विनियस में ये हुआ है नाटो का शिखर शीर्ष सम्मेलन, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि G7, ठीक है, G7 की मीटिंग इस बार कहाँ हुई थी, इनके जो शिखर मतलब कहने का मतलब जो अध्यक्ष लेवल के लोग हैं वो कहाँ पे मिले थे, अभी G7 के मीटिंग कहाँ हुई थी, तो ये जापान में हुआ था। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि ISSF, ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात की जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है, ठीक है, IISF ये कह रहा है कि विश्व शूटिंग जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है, ठीक है, बाकू अजरबैजान। तो मैं यहाँ पे अजरबैजान और बाकू की लोकेशन दिखाना चाहूँगा। ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है। आप इधर आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको अजरबैजान और बाकू, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये काला सागर है, इसके आगे आएंगे तो ये कैस्पियन सागर से बाकू यानी कि अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है वो यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और यहीं पे हो रहा है शूटिंग विश्व चैंपियनशिप। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे रिविजन कुछ करा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए, भवानी देवी एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय फेंसर यानी कि तलवारबाज है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चेन्नई के मेयर जो राधाकृष्ण हॉकी स्टेडियम है, चेन्नई में जो मेयर राधाकृष्ण हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे 2023 का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे भारत ने क्या किया, मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और भारत इसको कई बार जीत चुका है। KIIT भुवनेश्वर में अभी हाल ही में जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। इनका कहना यह है कि भैया अब आप जो मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त है ना, अब उनके पैनल में आपका कोई काम नहीं है, अब जा सकते हैं, अब हम लोग उनका नियुक्ति कर लेंगे, ठीक है, तो आप निकल जाइए इसमें से। तो ऐसा एक विधेयक लाया गया है। देखते हो विधेयक पास हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर वो विधेयक पास हो जाएगा ना तो जो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अगर उसकी नियुक्ति होगी तो उसमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया जाएगा, उस पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया जाएगा। अगर ये निकल गए तो कौन कौन बचेगा प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बचेगा और कैबिनेट मंत्री इसमें बचेगा, ठीक है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश में स्पंज शहर को लेकर चर्चा बनी हुई थी। तो ये अभी हाल ही में चाइना में स्पंज शहर को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अब कहेंगे स्पंज शहर क्या होता है सर जी, तो देखिए एक शहर होता है, ये बिल्डिंग मान लीजिए एक शहर है, ये घर दिख रहा है आपको एक शहर है, इसके आसपास पेड़ पौधे, ठीक है, पार्क, बहुत सारे पार्क, ग्रीनरी यहाँ पे लगाई जाती है। फिर इसके बीच में झील वगैरह, नाला वगैरह बढ़िया बनाया जाता है बाकायदे, जिससे कि क्या हो ना कि अगर भविष्य में यहाँ पे बहुत ही तेज बारिश होती है या फिर बारिश होता है तो इनके माध्यम से जल जो है नीचे चला जाए, भूमि में चला जाए, उसके बाद इसका मतलब अवशोषण हो, मान लो सूर्य से इसका वाष्पन क्रिया द्वारा फिर से बादल में चला जाए, फिर बारिश हो,
ठीक है। फिर ये तो एक चक्र चलता रहता है, इसे हम स्पंज सिटी बोलते हैं, यानी कि जो जल यहाँ पे गिरेगा ना बारिश के माध्यम से, उससे स्पंज यानी सोखता एक तरह से बोलते हैं, वो उसको सोख लेगा, उसके बाद फिर ये डाइवर्ट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये बारिश होगा। तो इस तरह से ये रोटेशन चलता रहेगा, इसे ही हम स्पंज सिटी या स्पंज शहर कहते हैं। तो चाइना में इस तरह के शहर बनाए गए थे, लेकिन वहाँ पे जो डक्सुरी नामक भयंकर तूफानी स्टॉर्म आया था, उसने भारी तबाही मचा दी, स्पंज सिटी की तो धज्जियाँ उड़ा दी। तो इसीलिए स्पंज शहर क्या था, चर्चा में था। तो आप ध्यान रखेंगे ये चाइना में भी चर्चा में था स्पंज सिटी। आगे चलें तो अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, इसका सही जवाब है बेंगलुरु। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा ये जाहिर किया गया है कि वो चीन के ओबोर यानी कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है इटली। इटली ने ये मंशा जताई है कि मैं चीन के ओबोर प्रोजेक्ट से क्या करूंगा, पुल आउट कर लूंगा, यानी कि बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करिए और जिससे कि चैनल क्या कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, तो आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम जिसे कहते हैं, उसका नाम होगा युगे युगिन भारत, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनने वाला है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगर ये युगे युगिन भारत बन जाएगा म्यूजियम, तो ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। ठीक है, अभी हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को अभी हाल ही में इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट अभी हाल ही में जा रहे थे चाइना में, जो विश्व विश्वविद्यालय खेल यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हो रहा था चाइना में। ठीक है, वहाँ पे हो रहा था, तो अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट वहाँ पे जा रहे थे। तो वहाँ पे चाइना ने क्या किया, उन एथलीटों के लिए स्टेपल्ड वीज़ा जारी किया। ठीक है, मतलब उनके वीज़ा के साथ, ये अगर पासपोर्ट है तो इसके साथ एक कागज स्टेपल यानी कि पंच करके दे दिया, उसे हम स्टेपल वीज़ा कहते हैं। ठीक है, तो स्टेपल वीज़ा क्या होता है यही बताना है। तो इसका सही जवाब है पासपोर्ट के साथ एक अतिरिक्त स्टेपल कागज लगा देना ही स्टेपल वीज़ा कहलाता है। आगे चले तो जुलाई माह 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, की अध्यक्षता कर रहे यूनाइटेड किंगडम ने, आपको यहाँ पता चल गया कि जुलाई मंथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। तो पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाले खतरों पर विचार करने के लिए कहाँ पर मीटिंग करने का फैसला किया गया है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। ओके, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये मीटिंग हो रही है। आगे चले तो विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल बाघों का लगभग कितने परसेंट पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 75%। विश्व में अगर 100% बाघ हैं, ठीक है, टोटल विश्व में, तो केवल 75%, पूरे बाघों का 75% सिर्फ भारत में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, काफ़ी वही पीने वाला कॉफ़ी, ठीक है, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एशिया में पहली बार हो रहा है और इसका आयोजन सितंबर माह में भारत की कॉफ़ी राजधानी में होगा। तो भारत की कॉफ़ी राजधानी कौन है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, भारत की कॉफ़ी राजधानी बेंगलुरु है और वहीं पे 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, और ये एशिया में पहली बार हो रहा है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो ये अगला प्रश्न, हाल ही में किस समुदाय द्वारा नवरोज को नव वर्ष की तरह मनाया गया? नवरोज को नव वर्ष की तरह मनाया गया, तो ये सही जवाब है पारसी समुदाय का ये त्यौहार होता है नवरोज, जिसे न्यू ईयर की तरह ये लोग हर साल मनाते हैं। ठीक है, आगे चले तो अभी हाल ही में किसका निधन हुआ जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति उनके अथक समर्पण ने अनगिनत लोगों के जीवन का उत्थान किया था? तो ये है वो महोदय जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। आप याद रखेंगे कि बिंदेश्वर पाठक ने इंटरनेशनल सुलभ का स्थापना किया था। अब कहेंगे इंटरनेशनल सुलभ क्या होता है सर जी? इंटरनेशनल सुलभ अब जगह जगह यानी कि जगह जगह भी कह सकते हो देखे होंगे, या फिर स्टेशन यानी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे सुलभ शौचालय, सुलभ कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सुलभ शौचालय बनाने का, ये कॉन्सेप्ट इन्हीं का था, बिंदेश्वर पाठक का। ठीक है, ये चाहते थे कि पूरा विश्व जो है ना
एक मतलब ये जो गंदा वो होता है ना कि जहाँ पे देखो टॉयलेट कर दो, ये गंदगी रखना, ये सब तो ये उससे बहुत ही घृणा करते थे एक तरह से कह सकते हैं। तो इन्होंने सुलभ शौचालय का कॉन्सेप्ट लाया था और आज इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बदौलत पूरे भारत में लगभग सबके पास शौचालय इस समय अवेलेबल है। ठीक है, सबके पास तो नहीं कह सकते, लेकिन मुहिम यही चलाई गई थी कि सबके पास शौचालय अवेलेबल हो। तो मुझे तो लगता है कि 99% लोगों के पास शौचालय अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और ये सुलभ जो इंटरनेशनल जो सुलभ है उसके संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अभी हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई, ये आपको बताना है। तो G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत अभी हाल ही में नई दिल्ली में की गई है। और जो G20 कंट्री हैं यानी कि 19 देश हैं, इसमें एक यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल मिलकर 20 लोग हैं। तो G20 देश और जो आमंत्रित जो देश थे, इन देशों की फिल्म यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है, नई दिल्ली में। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला कर लिया है। तो सरकार जन औषधि की संख्या, जो जन औषधि केंद्र है उनकी संख्या 10,000 से 25,000 करने का फैसला कर लिया है। ठीक है, अब कहेंगे कि ये जन औषधि केंद्र पे क्या होता क्या है। तो वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलती है, जो ब्रांडेड आप मेडिसिन खरीदते हैं ना मेडिकल स्टोर से, अगर वो दवा 85 रुपये की है, तो अगर वो जेनरिक मेडिसिन स्टोर से अगर उस दवा को खरीदेंगे तो उसका एक्चुअल दाम आपको 25 रुपये, यानी कि कह सकते हैं 3 से 4 गुना तक कम दाम में जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस राज्य में ग्राफीन अरोरा, ठीक है, ग्राफीन अरोरा, इसे अरोरा क्या औरोरा भी कह सकते हैं, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब है केरल। अभी हाल ही में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम केरल में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चले। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में 4 हेरान मार्क 2, ठीक है, हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए। इस ड्रोन को भारत ने किस देश से खरीदा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब इजराइल। भारत ने इस ड्रोन को इजराइल से खरीदा है। ठीक है, आगे चले। तो अगला प्रश्न है कि इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस मतलब आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बार 77वां 77th नाम का इंडिपेंडेंस डे इस बार मनाया जा रहा है। तो इस दिवस की थीम क्या है, ये आपको बताना है। तो इस बार इस दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 5 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से नंबर पर लाने की गारंटी की बात की गई है। तो इसका सही जवाब है तीसरे नंबर पे। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम अगले 5 वर्ष में कह सकते हैं लगभग 2029 से 30 के बीच में, ठीक है, 2029 से 30 तक हम जापान को पीछे छोड़ के हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और मैं दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि ये मुकाम हासिल हो जाए। 15 अगस्त की तारीख को निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता, ये आपको बताना है। तो ये सब ऑप्शन है और ये लोग सभी लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसमें कोई भी गलत नहीं, सब कुछ सही है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ एक और देश है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, रिपब्लिक कांगो, ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्री का देश है, बहरीन और लिंचेस्टाइन। ये जो 6 कंट्री है ना, ये 15 अगस्त के दिन ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, भले 1947 में आज़ाद हुआ होगा, कोई 1960 में आज़ाद हुआ होगा, कोई उसके बाद आज़ाद हुआ होगा, लेकिन डेट जो थी ना वो 15 अगस्त की ही थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त के दिन और कौन कौन से देश आज़ाद हुए थे, तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, कांगो, बहरीन और लिंचेस्टाइन। ठीक है, आगे चले। तो अगला प्रश्न है कि भारत को कब तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका सही जवाब है 2047। भारत के आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में। ठीक है, क्योंकि 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 2047 में भारत के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस 100 वर्ष के पूर्ण होने की अवधि की खुशी में भारत को एक विकसित राष्ट्र तब तक बना दिया जाएगा, ये सरकार का वादा है। मतलब एक लक्ष्य है, वादा नहीं कह सकते, लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेम का फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, मतलब S फॉर क्या साइंस होता है, तो होता है। क्या T फॉर टेक्नोलॉजी होता है, होता है। क्या E फॉर इंजीनियरिंग होता है, होता है। तो क्या M फॉर मोबाइल होता है, नहीं। M फॉर यहाँ पे मैथ होना चाहिए। ठीक है, M फॉर मैथ होना चाहिए। और स्टेम क्यों बहुत चर्चा में, क्योंकि स्टेम जो ये है ना, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इस सब्जेक्ट में महिलाओं को आगे ले जाना है। ठीक है, इसलिए स्टेम शब्द बहुत ही चर्चा में रहता है, ध्यान रखेंगे।
गांव में महिलाओं को दी जाएगी स्किल ट्रेनिंग और प्रधानमंत्री द्वारा कितने करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि उनको स्किल ट्रेनिंग दे के उनकी मंथली इनकम नियर अबाउट कह सकते हैं कि 10,000 से 12,000 या 15,000 हो सके और वार्षिक तौर पे वो कमाई लाख रुपए तक कर सकें। तो ऐसे महिलाओं को ठीक है लखपति दीदी कहा जाता है। तो कितने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है? तो 2 करोड़, ठीक है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है। सरकार पारंपरिक कौशल करने का मतलब ये है जो पहले से जो काम करते आ रहे हैं, जैसे कि कोई लोहार है, कोई नाई है, कोई कपड़ा बुनने वाला है, कोई कारीगर है, ठीक है इसमें कारीगर ही आते हैं जो पहले से बहुत पहले से वो काम करते आ रहे हों और अभी भी वो ये सब काम कर रहे हैं और खुद से वो काम कर रहे हैं, किसी मशीन द्वारा वो काम नहीं कर रहे हैं और उनके पास जो औजार है ना वो खुद का बनाया हुआ औजार है और उससे काम कर रहे हैं, किसी मशीन द्वारा काम ना करें। तो ऐसे हम लोगों को क्या करते हैं? पारंपरिक कौशल युक्त व्यक्ति या कारीगर कहते हैं। तो यहाँ सरकार क्या कर रही है कि जो सरकार कह रही है कि पारंपरिक कौशल वाले जो लोग हैं ना अगले महीने उनके लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उनके लिए एक योजना मैं शुरू कर लूँगा। तो वो योजना कौन सी है? तो ये है विश्वकर्मा योजना, ठीक है यह है विश्वकर्मा योजना जो विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर को लॉन्च होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। आगे चलने से पहले मैं फिर से अगेन एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा LK99 क्या है। LK99 क्या है? तो ये एक सुपर कंडक्टर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। LK99 एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है। आगे चलें तो देश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी अब भी खेती या किसानी या उससे जुड़े कामकाजों पर निर्भर है? तो इसका सही जवाब है 46%, ठीक है। आगे चलें तो AOH 1996 क्या है? तो एक कैंसर रोधी दवा है, ठीक है। AOH 1996 क्या है? एक कैंसर रोधी दवा है, ओके। आगे चलें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बताना है आपको कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है हाँ, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे हम रूसा कहते हैं, ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक योजना है। तो ये सही है। इस योजना का प्रथम चरण 2013 में तथा दूसरा चरण 2018 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। तो इसका कथन ए यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे कथन सही है। रूसा का परिवर्तित नाम होगा PM, ठीक है PM ऊषा। रूसा का परिवर्तित नाम होगा PM ऊषा यानी कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। आगे चलें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी यानी कि तपेदिक को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही जवाब है 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत की G20 की अध्यक्षता की रूपरेखा के अंतर्गत यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। इसका सही जवाब है वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश से वाराणसी में। भारत के पहले 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु यानी भारत की जो कर्नाटक राज्य है वहाँ के जो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के करंट में इतना ही। आज का जो संडे का दिन था रिवीजन का दिन था, तो आज के दिन आप रिवीजन करिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, लेकिन जिसका एग्जाम हो लगे रहे। तो मैं फिर से अगेन यही कहना चाहूँगा कि मैं कल के वीडियो में अब मिलूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल की वीडियो में।